हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बड़े ही धमाकेदार क्वेश्चंस के बारे में, अनोखे क्वेश्चंस के बारे में, और वो क्वेश्चंस जिनमें लगने वाला है सुपर डुपर कॉन्सेप्ट जो दिखते तो हीरो वाले लेवल के, हाई लेवल वाले, लेकिन हो जीरो लेवल से ही जाते हैं, बट हम उनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा ही एक प्रैक्टिस सेट में फिर लेकर आया हूं आप आज के लिए। प्रैक्टिस सेट है सिलेक्शन बेस्ड, क्लास 9th है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट आज हमारा रहने वाला है। 2-3 दिन से मैंने क्लास नहीं दी है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए और थोड़ा मैं भी बीमार पड़ गया, इस वजह से नहीं आ पाई क्लास। और कुछ स्टूडेंट्स के नेगेटिव रिव्यूज भी आए कि सर हमें क्लास नहीं मिल रही है, राजस्थान पुलिस का पेपर 1 महीने के बाद आने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं समझ रहा हूँ सारी बातें, लेकिन उस कंडीशन में ही नहीं था कि आपको क्लासेस दे पाऊँ, ठीक है, माफी चाहूंगा। बट अब आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी रेगुलरली मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दो संख्याएं जिनका एलसीएम 300 है तथा अनुपात कितना है, 3:5। अब देखो, दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 और हमें संख्याएं नहीं पता है, तो हम सबसे पहले संख्याएं मान लेते हैं 3x और 5x। अनुपात में जब भी दिया हुआ रहे तो आप अनुपात को x से गुणा कर संख्या मान सकते हैं। तो 3x और 5x आ गया यहाँ पर अनुपात। बात करते हैं इनके एलसीएम की। समझ लो कि संख्या है यही है 3x और 5x, समझ गए। 3x और 5x जब संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम जो होने वाला है वो देखो 3, 5 और ये x बचा हुआ है, तो एलसीएम बन जाएगा इनका 15x। अब जिनको समझ में नहीं आया कि एलसीएम ये कैसे हुआ है, वो डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। जो मिल रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, जो मैच कर रहा है यहाँ पर x यहाँ पर मैच कर रहा है, मैंने एक बार लिख दिया है। और जो नहीं मिल रहा है उनको भी लिख दीजिए। तो 3 और 5 को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो x को एक बार लिख दिया और 3 और 5 को भी एक बार लिख दिया, और ये बन गया है यहाँ पर 15x। 15x एलसीएम कितना है, 300 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300। तो x बराबर आ गया है मेरे पास 20, ठीक है। x की वैल्यू आई, अभी यहाँ से संख्या उठाकर रख दीजिए। हमारी संख्या है 3x, तो 3 × 15 लिख सकते हैं, तो एक संख्या तो बन जाएगी हमारी 20 है, सॉरी यहाँ पर, तो मैं यहाँ 20 रख देता हूँ। तो एक संख्या तो बन जाएगी 20 या 60, और एक हमारी संख्या है 5x, तो यहाँ पर 5 × 20, तो एक संख्या बन जाएगी 20×5 100। ये लीजिए, तो 3x और 5x आपके पास आ चुका है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, कोई दिक्कत है तो आपकी संख्या बन जाएगी 60 और 100। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करें, जहां मैंने 2 क्वेश्चन रख रखे एक साथ। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बट बच्चे जो है वो हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह दे दिए मैंने। सॉल्यूशन बड़ा आसान है, देखो क्या कहना चाहता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 27 है, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 27 है और योग दे रखा है 216। आ गई मेरी बात समझ में, हमें वो दो संख्याएं निकालनी है, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। इसमें एचसीएफ हमें दे रखा है, और देखो एक बात मैं आपको फिर बता देता हूं दोबारा कि एचसीएफ जो होता है वो गुणनखंड होता है। इसका मतलब वो संख्या उन दोनों संख्याओं में जरूर आएगी। ये दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 27 है, लेकिन उनका योग कितना है, 216 है। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो दो संख्याएं कौन सी है, लेकिन इतना पता है कि वो दो संख्याएं 27 का गुणज जरूर होगी। 27 का गुणज मतलब 27 के पारे में कहीं ना कहीं वो जरूर आती होगी। उन संख्याओं में 27 गुणनफल जरूर रहेगा, सॉरी गुणनफल नहीं, गुणनखंड रहेगा। 27 गुणनखंड जरूर रहेगा। तो एक काम करते हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं, 27 × a, तो ये बन गई 27a, और एक संख्या आ गई है 27 × b, तो 27b। इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है। 27 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 को b से मल्टीप्लाई कर दिया। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे ये थोड़ा यहाँ पर मिट गया है,
27 इंटू 1 भी हो सकता है, 27 इंटू 2 भी हो सकता है, क्योंकि इनमें 27 जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि HCF एक गुणनखंड होता है और गुणनखंड का मतलब है वो जो दो संख्याएं हैं उनमें 27 का भाग जरूर जाएगा। तो मैंने मान लिया 27A और 27B और दोनों का योग दे रखा है मुझे 216, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 216, दोनों को जोड़ दिया है। 27 को कॉमन लूँ मैं यहाँ पर, यहाँ ले लेता हूँ 27 को कॉमन, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 216 और A प्लस B इक्वल टू आ जाएगा 216 डिवाइड बाय 27। भाग देना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं देना आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सीधा सीधा काट सकते हैं। 9 से काट दीजिए, 9 3 27 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं और उसके बाद में 3 चले गए तो 9 चौक 36 होते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया और आ गया आंसर 8। A प्लस B का आंसर आया आपके पास 8। अब A और B कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 27 इंटू 1, तो हो सकता है A 1 हो जाए। 27 इंटू 2 भी लिखा था, तो हो सकता है A या B में से कोई 2 भी हो। आगे मेरी बात समझ में, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ऐसी सहअभाज्य संख्या ढूंढनी हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य और सहअभाज्य से काम होगा हमारा जब इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जो कॉमन नंबर है, जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है, वो तो 27 है, उसका तो हम डिवाइड दे चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो नंबर बच गया है वो हमेशा सहअभाज्य संख्या होगी। तो उसके अलावा हमारे पास कौन बच गया, A और B, और ये हमेशा अभाज्य या सहअभाज्य संख्याएं होने वाली है, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनसे मिलाने से 8 बनता है। तो देखो 1 और 7 के मिलाने से 8 बनता है, 2 और 6 के मिलाने से भी 8 बनता है, 3 और 5 के मिलाने से भी 8 बनता है, और 4 और 4 के मिलाने से भी 8 बनता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं, और एक 8 और 0 को जोड़े तब भी 8 बनता है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, चलो छोड़ दो। मैंने कहा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर 2 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 4 और 4 भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली 2 चांस बन सकते हैं, 1 और 7, 3 और 5। तो समझ लीजिए एक बार 1 और 7 को रख दूं मैं तो भी 8 बनता है। तो यहाँ पर आ जाओ फटाफट, 27 A की जगह में 1 रख देता हूं और B की जगह में 7 रख देता हूं। 27 इंटू 7, यहाँ पर तो बन गया आपके पास 27 आ गया है, यहाँ पे बन गया है 49, 18, 189। ठीक है, इसके अलावा बचा है 3 और 5। तो 3 और 5 की बात करते हैं, 27 इंटू 3, तो यहाँ पर बच गया है 27, 3 81 होते हैं, ये 81 हो गया। और 27 इंटू 5, यहाँ पर एक ये बन रहा है ना, 1 और 3 और 5 बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या मैंने रख दी है 5, और यहाँ पे बन गए 7 पंजे 35, और ये बन गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 27 या 216 हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो आपके 2 आंसर निकल सकते हैं। तो आप अपने ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, उस हिसाब से आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं इसको। यहीं से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पर ही सारे सवाल टिके हुए हैं, तो अलग अलग ट्रिक्स आपको रटनी नहीं पड़ेगी। यदि आपको मजा आ रहा है, लग रहा है कि आज हमारा अब ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा, और आपको भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल मिलेंगे। सारी बुक में जितने भी सवाल है उन्हें प्रैक्टिस कर कर रगड़ देना है, धो देना है पूरे सवालों को। फिर देखो कैसे एलसीएम और एचसीएफ से 5 नंबर आपके क्लियर नहीं होते, कैसे पूरे 5 नंबर आपके नहीं आते हैं, हम भी देखते हैं। देखिए, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, आग लगानी पड़ेगी, मन के अंदर जुनून और जोश जगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो सभी सिलेक्शन के लिए एग्जाम देने जाते हैं, बट उसमें से कुछ मेहनती जुनूनी आदमियों का ही सिलेक्शन हो पाता है। और यदि तुम्हें भी उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है तो मेहनत करना चालू करो, सारी चीजें भूल जाओ, बस आंख खुले सोए उठे बैठे, बस एक ही चीज समझ में आनी चाहिए, सिलेक्शन, बस सिलेक्शन, बस सिलेक्शन। आगे मेरी बात समझ में आ जाओ। इधर
दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 2028 है और HCF कितना है 13 है। फिर बात आ गई है HCF की, और HCF का मतलब होता है गुणनखंड, और गुणनखंड का मतलब होता है कि जो भी मेरी दो संख्याएं उनमें 13 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जाएगा वो मुझे पता नहीं है, तो मैं दो संख्याएं ले लेता हूं 13A और 13B। 13 इंटू ए 13A, 13 इंटू B 13B। ठीक है, इस पर मत जाना, 2 अंक एक 3 अंक है, देखी जाएगी आगे जो भी होगा। गुणनफल कितना है 2028 है, तो मैं यहां पर इनको गुणा कर देता हूं, इधर लिख देता हूं 2028। ठीक है, कॉमन। तो अब देखो एक काम करते हैं, 13 का डिवाइड सबसे पहले देते हैं, तो A इंटू बी, इन दोनों 13 का डिवाइड दे देता हूं मैं नीचे, 2028 डिवाइड बाय 13 इंटू 13। इधर से भी 13 नीचे ले गया हूं मैं, इधर से भी 13 ले गया हूं। फटाफट देखो 13 से आप यहां पर दोगे तो यहां पर बनेगा 13 कम 13 और यहाँ 65 और ये 56। ये लो 156 होने वाला है यहाँ पर। फिर इस 13 का और डिवाइड दे देता हूँ मैं इस 56 में, 156 जो बचा हुआ है, और यहाँ पर बनेगा 13 और 2 बच गए 12। तो यहाँ पर पूरा डिवाइड जाएगा 12 बार में। अब हमारी संख्या A और B जो भी बच रही है उनका गुणनफल है 12। इनमें से हमने एक गुणनखंड जिसको हम HCF बोलते हैं 13, वो तो हमने बाहर निकाल लिया था पहले ही, पता है मुझे वो 13 है। लेकिन ये जो A और B है हमेशा की तरह सहअभाज्य संख्याएं होने वाली है। अब देखो यहाँ पर A और B सहअभाज्य संख्याएं हो और 12 भी आए, वो कौन सा जोड़ा बनने वाला है? तो 12 आता है 1 इंटू 12, एक आता है 2 इंटू 6 पर, एक आता है 3 इंटू 4 पर। 2 और 6, 1 और 12 नहीं आएंगे, हमारे पास बचेगा 4 और 3, क्योंकि सहभाज्य संख्या है 4 और 3। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A को मान सकता हूँ 4 और B को मैं मान सकता हूँ 3, तो बन जाएगा 12। और ये जो जोड़ा है ये सहअभाज्य संख्याओं का पेयर है। आगे मेरी बात समझ में? दो लगातार आने वाली संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती है, तो उसको आप यहाँ पर रख दीजिए सवाल के हिसाब से। तो हमारी दो संख्याएं 13A और 13B, तो एक तो हो जाएगा 13A की जगह मैं मान लेता हूँ 4, तो यहाँ पर देख लीजिए, और एक हो जाएगा 13 इंटू 3, एक संख्या 4 एक संख्या 3 ना, 13 3 39 होते हैं, 13 चौक 52 होते हैं। ये आपका आंसर होने वाला है। आगे मेरी बात समझ में? सवाल आसान है, बस पकड़ कॉन्सेप्ट पर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पर पकड़ है तो सवाल भी आपका सोल्व होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं है तो सवाल क्या कहना चाहता है, कौन सा तरीका इस पर एप्लीकेबल है, वो आपको समझने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, रटे नहीं, ट्रिक्स के भरोसे मत रहो, कॉन्सेप्ट के भरोसे चलो, फिर देखो कैसे फतेह नहीं होती है हमारी। ठीक है, फतेह होगी ही होगी, सिलेक्शन होगा ही होगा। आगे मेरी बात समझ में? देखो फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3 अंकों की ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 80 है और LCM 5760 है। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये सवाल दोबारा क्यों बताया। यहाँ पर जब बताया था तब HCF था और दो संख्याएं थी जिनका योग और गुणनफल दे रखा था। अब की बार उन दो संख्याओं का ना योग दिया हुआ है ना गुणनफल दिया हुआ है, अब की बार उनका LCM दिया हुआ है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट HCF की बात आ गई है, और HCF खुद एक गुणनखंड होता है, मतलब उस संख्या में 80 का भाग जरूर जाएगा, लेकिन वो संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। तो बात करते हैं 80A मान लेता हूँ एक संख्या, और एक संख्या मान लेता हूँ मैं 80B। इनका ना गुणनफल है ना योग है, क्या दे रखा है? LCM दे रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा सा दूसरे रास्ते पर लेकर चलते हैं, और दूसरा एक और नया कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, चाहे वो कितने ही अंकों की हो, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। तो दो संख्याएं हमारी 80A इंटू 80B, ये हमारी संख्या है, और LCM आपके पास 80 इंटू
5760 और ये आपका 80 से 80 कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास बचा है a इंटू बी, यहाँ पर एक 80 और है जिसका मैं डिवाइड दे देता हूँ यहाँ पर 5760 डिवाइड बाय 80 और जैसे ही मैं यहाँ पर दूंगा ये लो 0 से 0 उड़ा दिया और यहाँ पर आ गया है 8 7 56 होते हैं। अब देखो एक और बच गया 8 दूनी 16 होते हैं, ठीक है, 72 बार चला गया है। अब a और b दो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो सहअभाज्य संख्याएं हो और उनका गुणनफल भी 72 आए और 72 केवल एक कंडीशन में निकल कर आता है 8 इंटू 9, ठीक है। ये दोनों ही सहअभाज्य संख्या है और यहाँ पर आके देखो 72 भी बनता है यहाँ से, तो ये बन गया देखो 72, तो इसका मतलब a हो जाएगा 8 और b हो जाएगा 9। यहाँ पर हमारी एक संख्या है 80a यानी 80 इंटू a, तो 80 इंटू 8 640, 3 अंकों की संख्या बन रही है यहाँ पर, ठीक है। एक संख्या यहाँ पर 80 इंटू बी, तो 80 इंटू बी का मान है 9 और ये बन गया है 720, तो एक संख्या 640 दूसरी संख्या 720 आ गई है और यही हमारी वो 3 अंकों की दो संख्याएं बनने वाली है जिनका एचसीएफ 80 और एलसीएम 5760 होगा, ठीक है। इसी तरीके का एक और सवाल लाया हूं, थोड़ा सा और घुमावटी है, मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखो क्या कहना चाहता है, दो संख्याएं 11284 और 7655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित होते हैं, मतलब एक संख्या है कोई जिसके कितने अंक है, 3 अंक है, उसका भाग यदि इसमें देते हैं और इसमें भी देते हैं तो समान शेषफल छोड़ती है, तो दोनों ही कंडीशन में शेषफल क्या आता है, समान आता है। उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। बड़ा खतरनाक सा सवाल है, बट समझने वाली बात देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि ये एक 11284 है, 6755 है, दोनों ही कंडीशन में एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दिया जाए, मतलब इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे तो शेषफल समान आएगा। हमें पहले तो वो संख्या पता करनी है, मतलब ऐसा एक गुणनखंड पता करना है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, मतलब गुणनखंड है ना, और गुणनखंड का मतलब होता है HCF। क्या होता है, HCF। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं, जब शेषफल समान आता है और HCF निकालने की बात आए तो शेषफल समान है तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 11284 माइनस 7655, ठीक है, माइनस करते हैं। 14 में से 5 गए तो 9 बच गए हमारे पास, 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, 12 में से 6 गए तो 6 बच गए और 10 में से 7 गए तो 3 बच गए, 3629 बच गए। जब आप इसके टुकड़े करोगे तो 19 इंटू 191 आएगा, ट्राई करके देख लो, ठीक है, यही बनने वाला है आपके पास में, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो देख लेना, आपकी इच्छा करके ट्राई कर लो, यही बनेगा 19 इंटू 191। अब देखो यहाँ पर 2 टुकड़े हो गए, क्लियर है, हमने निकाल लिया, इसका जो भी करना है हमको इसके टुकड़े कर लिए। और इसने क्या बोला है कि 3 अंकों की संख्या यहाँ पर ये आती है 191 और कहना क्या चाहता है कि 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ये 2 अंक वाली, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 191 के अंकों का योग कितना होता है, 9 और 1 10 और 1 11। बड़ा आसान सा सवाल है, बस घुमाया गया है, तो घूमना नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में, घूमना नहीं है, यहीं से सब कुछ निकल जाएगा आंसर यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ट्रिक्स के भरोसे रहोगे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है, ट्रिक्स के भरोसे बैठे ही रहो। सिलेक्शन की उम्मीद तो छोड़ो, वहां पर पासिंग मार्क्स के नंबर भी नहीं आएंगे, कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 4 5 6 8 से विभाजित न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। पुलिस में या एनटीपीसी में और ग्रुप डी में इस टाइप का सवाल जरूर आया हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का तो देखो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुझे न्यूनतम वो संख्या निकालनी है जो इन सब से विभाजित होती हो। आ गई मेरी बात समझ में। और दी हुई संख्या से विभाजित होती हो तो एलसीएम होता है, और दी हुई संख्या यदि विभाजित होती हो तो एचसीएफ होता है। तो दी हुई संख्या से विभाजित कह रहा है तो इसका मतलब एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल बात करते हैं एलसीएम की। तो यहाँ पर मैं
3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे लेते हो, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ एलसीएम का फटाफट। जिनकी मैथ्स में पकड़ कम है लेकिन वो फिर भी निकाल सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 1, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 8 को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 3। सबसे पहले बड़ी बड़ी घातों को उठा लो जो मिलती हुई है। इन सब में ये 2 ये 2 ये 2 यहाँ पर आता है और 2 की सबसे बड़ी घात 3, 2 की घात 3 है तो मैं लिख देता हूँ 2 की घात 3 बड़ी घात, बाकी सब छिप गया है। इसके अलावा जिन पे घातें नहीं लगी हुई है और जो मिल रहे हैं कॉमन नंबर है उनको एक बार लिख लीजिए और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लीजिए। कॉमन नंबर यानी एचसीएफ और जो कॉमन के साथ में भी आता है वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 3 इनमें 2 बार आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, एक यहाँ पर 5 भी आ रहा है तो यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बन गया मेरे पास 8 × 15 और 15 8 120 होते हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कोई भी एक संख्या है x, यदि इसमें 120 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब 3, 4, 5, 6 और 8 का भी भाग इसमें जाएगा। ठीक है, तो हम 120 से चलते हैं, एक नंबर मिल गया ना मुझे। 120 की बात करें कि पूरा पूरा भाग जाए तो 120, 240 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। अब 120 की टेबल बोलते हैं तो 120, 240, 360। 120 के यदि मैं जीरो भी लगाऊं तो कोई मतलब नहीं है, 240 के भी यदि मैं एक जीरो लगा दूं तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन 360 के एक जीरो लगा दूं तो ये बन जाता है 3600 जो कि 60 का वर्ग होता है। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपकी 3600। ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जल्दी कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको टाइम लगने वाला है। मैं तो यहाँ पर आपको पूरे ढंग से जीरो से समझा रहा हूँ, ये मत समझना कि ऐसे इतना करना पड़ेगा क्या, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तब आप आसानी से इसे कर पाएंगे। आगे मेरी बात समझ में आ जाओ। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2 बीजगणितीय संख्याएं x और y है, 2 नंबर है x और y जिनका एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है a और एलसीएम है b। अब होने क्या वाला है, आधे से ज्यादा बच्चों का दिमाग खराब होने वाला है, जैसे हम कहते हैं ना दिमाग का दही होना, वो होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी बीजगणित अलजेब्रा पर तो पहले ही पकड़ कमजोर होती है और एक्स वाई जेड के सवाल देखकर तो पूछो मत क्या हाल होने वाला है हमारे दिमाग का। बट घबराना नहीं है, मैंने आपको क्या कहा है, बस ठंडा दिमाग, चिल करो, आसानी से देखो। कोई भी 2 नंबर है एक्स और वाई, ठीक है, उनका एलसीएम और एचसीएफ है ए और बी। 2 संख्याओं को यदि मैं गुणा कर दूं तो ये गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आने वाला है। तो ये 2 संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एक्स और वाई का गुणनफल हो जाएगा ए और बी। पहली कंडीशन तो ये निकलती है यहां से। बोला क्या है, यदि ए और बी को जोड़ दिया जाए तो बनता है x प्लस वाई और निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए। तो देखो एक काम करता हूं मैं, यहां a प्लस बी के यहां पर एक काम कर ही लेता हूं, बड़ा आसान सा है, क्यूब कर देता हूं। ठीक है, और a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। बीजगणित के फॉर्मूले यदि आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं पता है तो सीख ले बेटा, सीख ले, जरूरी है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आ गई मेरी बात समझ में? यही सवाल वहां पर सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगे, यही सवाल बाकी आते हुए सवालों को करने के लिए जो हमारा फ्रेश माइंड उसको खराब भी करेंगे ताकि हम अगले सवाल भी गलत कर आए। तो गलत नहीं करना है। आ गई मेरी बात समझ में? हमें यहाँ पर चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो मेरा सवाल बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसको जब मैं इधर उठा के लाता हूँ तो माइनस 3ab a प्लस बी यहाँ पर बनने वाला है और यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। आ गई मेरी बात समझ में? याद रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर x प्लस वाई जो दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई का क्यूब
-3, AB को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स और वाई, और इस a प्लस बी की जगह फिर लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑप्शन में ये नहीं मिला तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे ये वाला फॉर्मूला इसका है, वैसे ही देखो सेम टू सेम यदि इस फॉर्मूले की बात की जाए तो यदि a एक्स वाई गुणा के ए बी बनाते हो तो एक्स की जगह मैं ए रखूं, वाई की जगह यदि मैं बी रखूं, तो यहां पर देखो जब मैं वैल्यू रखूं तो वापस यही फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब जैसे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, वैसे ही ये फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी फॉर्मूला है। तो यहां से बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप आराम से सॉल्व करके देख दीजिए। तो समझ गए मेरी बात। ये वाली जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की ही वैल्यू है। जैसे मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं इसकी तरह सॉल्व करके, a प्लस बी और x प्लस वाई में कंपेयर करूं, और यहां पर मैंने आपको भी बोला है ना, x की जगह यदि मैं a ले लूं, y की जगह मैं यदि b ले लूं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं x प्लस वाई का यदि होल क्यूब भी ओपन करता तो फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई, और इसको यदि मैं इधर उठा लाता तो x प्लस वाई का बनता होल क्यूब माइनस 3x वाई एक्स प्लस वाई, ये बनता x प्लस वाई का क्यूब। इसको यहीं पर रखा है, बाकी को इधर उठा लाया। देखिए यहाँ पर इसका और इसका कंपेयर कर देख लीजिए आप, सेम वैल्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की है और यही वैल्यू यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की भी है, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होने वाला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इतना टाइम आपको वहां नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा और आपको इस अलजेब्रा को भी आसान बनाना पड़ेगा। तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मैं कम टाइम में जल्दी क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ये मत सोचिए कि आप ट्रिक्स के भरोसे वहाँ पर जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सोचिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपकी जो स्टेप्स है ये आपको कम करनी पड़ेगी, और स्टेप्स कम करनी पड़ेगी तो टाइम तो खुद ब खुद बच जाएगा मेरे भाई। तेरे को टाइम की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट की चिंता कर, अपनी स्पीड बढ़ा और उसके बाद देख टाइम कैसे तेरे पास बचता है। आगे मेरी बात समझ में, पकड़ मजबूत कर लो, ठीक है। इसीलिए पूरा डीपली समझा रहा हूं आपको कि आपको इस टाइप के सवाल करने पड़े तो आप डरे ना। आगे मेरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं। दो संख्याओं का लेस है, मस का 44 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है, 44 गुना। तो मैं मानता हूं, माना एचसीएफ x है तो एलसीएम खुद ब खुद हो जाएगा 44x, क्योंकि 44 गुना है, ठीक है। लेसर और मैसा का योग 1125 है, मतलब x और 44x को यदि मैं जोड़ूं तो 1125 होना चाहिए। ये बनता है 45x, तो 1125 और x बराबर आ जाएगा 1125 बटा 45। 45 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 45 दूना 90, ठीक है। आपके पास जो बचता है 22 बचेंगे, 45 दूना 90, 4 बार 180 तो 5 बार जाएगा, तो ये बनेगा 25। तो x का मान है 25, x का मान है 25। तो इसका मान देखो यहाँ पर एलसीएम की बात की जाए तो ये मेरे पास हो जाएगा 44 × 25, ठीक है। बात करें यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी निकालनी है, और हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बड़ा आसान है। एलसीएम है मेरे पास 44 × 25, एचसीएफ है मेरे पास 25। दोनों संख्याओं में एक संख्या 25 है, दूसरी का मुझे पता नहीं तो मैं लिख देता हूँ दूसरी, और 25 से 25 चला गया है। 25 को यदि 44 से गुना करते हैं तो 1110 आता है, सॉरी 1100 ही आता है, और ये दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, है ना। बड़ा आसान। ऐसे सवालों को मैंने आसान बना दिया है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, और वैसे ही मैं इस पर बिलीव भी करता हूं कि मैं वैसे ही पढ़ाऊं, और वैसे ही मैं पढ़ाता भी हूं, क्योंकि मुझे ट्रिक्स अच्छी नहीं लगती। और यदि आपको अच्छी लगती है
तो बेटा जिस सिलेक्शन की उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, जिस मैथ्स के सब्जेक्ट से आपको उम्मीद है पूरे में से पूरे मार्क्स आए, वो कभी नहीं आएगा। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर समझ लीजिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आपको ये समझ में नहीं है कि वो बनी कैसे है। आप खुद अपने कॉन्सेप्ट से अपनी ट्रिक्स इजाद करोगे, लेकिन पहले ट्रिक्स पर पकड़ तो बना ले मेरे भाई। इतना ज्यादा लालच मत कर कि ट्रिक्स के भरोसे समझे कि तेरे को मैथ्स आ जाएगी। यह मैथ्स है, कोई हलवा नहीं है जिसको उठाया और खा लिया। आगे मेरी बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट जैसा ब्रह्मास्त्र यदि तुम्हारे पास है तो ही पेपर में आप सब कुछ सही कर पाएंगे, नहीं तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। आगे मेरी बात समझ में? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और अब की बार मैसा दे रखा है, पहले लसा दे रखा था, अब की बार मैसा दे रखा है, मतलब HCF। अब की बार पूछा क्या है? एलसीएम। बड़ा आसान है, टेंशन नहीं लेने का, सीधा सीधा अपना कॉन्सेप्ट चलाने का, भाव एकदम सही तरीके से कॉन्सेप्ट पर पकड़ रखने का, पूरा पूरा आंसर तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, अनुपात आते ही x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माना एक संख्या 3x और एक संख्या 4x है। मैसा दिया हुआ है, मैसा का मतलब होता है कॉमन नंबर, ठीक है, फैक्टर, गुणनखंड, और इनमें कॉमन नंबर है हमारा x। तो इसका मतलब जो आपका HCF है वो x ही होगा, और HCF का मतलब कितना है? 4। तो ये नंबर हो जाएगा 3 × 4, 4 × 4, यहाँ पे आ गया आपके पास 12 और यहाँ पर आ गया आपके पास 16। ये वो दो संख्याएं भी निकल कर आ गई है, देखो। और अब इनका लसा निकालना है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। दोनों में कौन मिल रहा है? 4 मैच कर रहा है, और 4 की सबसे बड़ी घात है स्क्वायर। साथ में 3 भी है, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ। तो जो नहीं मिलता उसको भी लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाते हैं 16 3 होते हैं 48, और अब की बार आपके पास निकल कर आ गया है एलसीएम। ये एलसीएम का निकालने का तरीका है, बट जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होता जाएगा आप खुद ब खुद इसे समझते जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो एलसीएम और एचसीएफ से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। यही कॉन्सेप्ट आप लगाते रहिए, एलसीएम और एचसीएफ से आने वाले सभी सवाल सोल्व होते जाएंगे, और आपका जो 5 नंबर की जो पकड़ है वो 5 नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलते जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्लास डेसिमल की होने वाली है, एक क्लास विद प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो मिस मत करना। बड़ी मजेदार और धांसू क्लास होने वाली है। और उसके बाद हम चलने वाले परसेंटेज पर, क्योंकि परसेंटेज का सवाल हर जगह आता है, ठीक है। और परसेंटेज, उसके बाद में यदि प्रॉफिट लॉस, वर्क एनर्जी पर जाते रहे हम, और पानी जो नल वाले सवाल आते हैं उन पर जाते रहे, तो मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन वहाँ जाते जाते हम कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक से 0 से हीरो वाला लेवल देने के लिए कहा है। और हीरो वाले लेवल तक जाने के लिए जरूरी है आपका 0 वाला लेवल मजबूत हो। आगे मेरी बात समझ में? सभी क्वेश्चंस कितने भी हाई लेवल नजर आए, हमने किए 0 वाले लेवल से ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट से किए हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो प्रॉब्लम हमारे साथ आई। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से सवाल होते हैं, और मैं कहता हूं कि हाई लेवल नहीं, 0 लेवल पढ़ने से सवाल सॉल्व होते हैं। तो 0 लेवल पे अपनी पकड़ बनाओ। आगे मेरी बात समझ में? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा है, सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।